दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और कल के सेशन में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जोड़ें। और आज का सेशन होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि वो जुड़े हुए लोग काम कैसे करें। और दोस्तों मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि यदि किसी भी डायरेक्ट सेलर के साथ ये दो चीजें होने लगे तो उसके सभी सपने पूरे हो सकते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने का उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। क्या है वो दो चीजें? नंबर एक, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, और नंबर दो, जुड़े हुए लोग काम करें। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक ट्रेनिंग में, जिसमें हमने जाना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कैसे जुड़ते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। उसमें मेनली कल हम लोगों ने 4 बेसिक्स की बात की थी कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट बनाने के बाद उनको इनवाइट करना होता है, उनके साथ अपॉइंटमेंट सेट करना होता है, फिर उनको प्लान दिखाना होता है और फिर फॉलो अप करना होता है। ये चार काम आप कंटिन्यूअसली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं। राइट, ये चार काम करने से आपके साथ ज्वाइनिंग्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में आएंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि ठीक है सर, मेरे साथ लोग आ गए, 10 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, 50 लोग आ गए, मैंने लोगों को जोड़ लिया। अब ये जो जुड़े हुए लोग हैं ये काम कैसे करें? यदि जुड़े हुए लोग काम नहीं करेंगे तो फिर तो जिंदगी भर मैं ही काम करते रहूंगा, मैं एक्टिव काम ही करता रहूंगा, एक्टिव इनकम ही मुझे आती रहेगी। मैं ये चार काम करते रहूंगा, लोग जुड़ते रहेंगे, चार काम करते रहूंगा, लोग जुड़ते रहेंगे, मुझे जो भी पैसा है वो आते रहेगा। लेकिन क्या ये पैसिव इनकम हुई? क्या एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम इसीलिए आए थे कि हम जिंदगी भर काम करते रहें और जिंदगी भर लोग हमारे साथ आते रहें? नहीं, इसके लिए तो नहीं आए थे। हमारा आने का उद्देश्य तो ये था कि एक बार आ जाए, पाइपलाइन बिछा दें, एक बार ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि कल को यदि किसी कारणवश हम काम नहीं भी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो भी इनकम आते रहे। वो कब पॉसिबल होगा? वो जब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब आपके साथ आए हुए लोग खुद काम करेंगे। आए हुए लोग काम करेंगे तो आपकी टीम बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो आप अकेले काम कर रहे हो और एक तरफ आपकी टीम के लोग काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जुड़ रहा है वही काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति टीम में जुड़ते जा रहा है वही काम कर रहा है। तो फिर सोचिए टीम कितनी मल्टीप्लाई होगी। एक्चुअली कंपाउंडिंग तभी चालू होती है जब आपकी टीम के लोग काम चालू करते हैं। कंपाउंडिंग कब स्टार्ट होती है? जब टीम के लोग काम चालू करते हैं। यदि आप ही काम करते रहोगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। यदि आपकी टीम के लोग लोगों को जोड़ेंगे, टीम के लोग लोगों को लेके आएंगे, टीम के लोग काम करना चालू करेंगे, तब कंपाउंडिंग चालू होगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से कि सब बात तो सही है? मैं अकेला अकेला करते रहूंगा तो कंपाउंडिंग कैसे होगी? कंपाउंडिंग तो जब ही होगी ना जब मैं एक एक्स व्यक्ति को लेके आया, अब एक्स वाई को लेके आ गया, वाई जेड को लेके आ गया, जेड ए को लेके आ गया, ए बी को लेके आ गया, बी सी को लेके आ गया, सी डे को लेके आ गया, डी ई को लेके आ गया, तभी तो कंपाउंडिंग होगी। यदि कोई किसी को लेके ही नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही लगा हुआ हूं, मैं ए को भी ला रहा हूं, मैं बी को भी ला रहा हूं, मैं सी को भी ला रहा हूं, मैं डी को भी ला रहा हूं, लेकिन ये ए बी सी डी आगे काम नहीं कर रहे, तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। कंपाउंडिंग ओनली टेक्स प्लेस व्हेन टीम वर्क्स। जब टीम का हर बंदा काम करने लगता है तब कंपाउंडिंग होती है। तो कहने का दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब है कि जिस तरीके से टीम में लोगों का आना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा उन लोगों का काम करना इंपॉर्टेंट है। और आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि सर टीम के आए हुए लोगों को काम पे कैसे लगाएं, टीम के आए हुए लोग काम कैसे करें, हमारी एक टीम कैसे बने, एक्टिव लोगों की टीम कैसे बने, काम करने वाले लोगों की टीम कैसे बने। ये आज की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं आज की ट्रेनिंग की तरफ, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। देखिए, अभी जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बी अ टीम प्लेयर। क्या दिखाई दे रहा है? बी अ टीम प्लेयर। यानी ये कह रहा है कि यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम काम करे, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम में आए हुए लोग काम करें, तो उसके लिए पहले आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सिस्टम ये कहता है, यदि आप अपने लोगों को काम पे लगाना चाहते हैं, आप आपकी टीम को एक्टिव करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम के जुड़े हुए लोग काम करें,
तो उसके लिए पहले आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। यदि आपको एक अच्छी टीम बनानी है ना, तो पहले आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। यदि आपको एक्टिव लोगों की टीम बनानी है, तो पहले आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। और जब तक आप एक टीम प्लेयर नहीं बनोगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। आपको टीम बनाने के लिए पहले टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मुझे क्यों टीम प्लेयर बनना पड़ेगा? दोस्तों वो इसलिए क्योंकि जब तक आप एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं बनोगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। क्योंकि जो एक अच्छा टीम प्लेयर होता है ना, वही एक अच्छा लीडर होता है। और टीम हमेशा एक लीडर की बनती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। टीम किसकी बनती है? टीम एक लीडर की बनती है। जो एक अच्छा लीडर बनता है उसी की टीम बनती है। जो एक अच्छा कैप्टन होता है उसी की टीम होती है। आप मुझे बताओ, क्रिकेट की टीम में कैप्टन किसको बनाया जाता है? जो अच्छा खिलाड़ी होता है, अनुभवी खिलाड़ी होता है, ऑलराउंडर होता है, बढ़िया अच्छा खेलने वाला होता है, उसी को तो कैप्टन बनाते हैं। राइट ना? हर एक फील्ड में चले जाइए, जहां पे भी टीम होगी, जो टीम का कैप्टन होगा वो कौन होगा? उस टीम का सबसे स्मार्ट, स्मार्ट इन द सेंस एक्टिव, उस टीम का सबसे ज्यादा एक्टिव, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा जो बढ़िया खिलाड़ी होगा, उसी को तो कैप्टन बनाया जाएगा। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, दोस्तों, आप जब तक एक अच्छे कैप्टन नहीं बनोगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं बनोगे, तब तक आपकी टीम नहीं बनेगी, आपके टीम के लोग काम नहीं करेंगे। और यदि आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी टीम के लोग एक्टिव हो जाएं, टीम के लोग अच्छे आपकी टीम के खिलाड़ी बन जाएं, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम में 50 लोग हैं या 20 लोग हैं या 10 लोग हैं, सुनिएगा ध्यान से, आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 एक्टिव हैं, आपके 10 के 10 लोग एक्टिव हो, 10 के 10 लोग काम करें, 10 के 10 लोग मेहनत करें, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक अच्छे प्लेयर रहोगे। जब तक आप अच्छे प्लेयर नहीं हो, आपकी टीम में कोई अच्छा प्लेयर नहीं होगा। टीम में अच्छे प्लेयर तभी क्रिएट होंगे, तभी जनरेट होंगे, जब आप अच्छे प्लेयर बनोगे। क्योंकि जब आप अच्छे टीम प्लेयर बनते हो ना, तो आप एक लीडर बनते हो, और एक लीडर की ही फिर टीम बनती है। तो अभी सीरियसली सुन लीजिएगा, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम के लोग काम करें, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम में एक्टिव लोग हो जाएं, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी टीम मजबूत बन जाए, आप ये चाहते हो आपकी टीम में आए हुए सभी लोग काम करें, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। पूछो क्या? आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा। पहले आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा। आप बाप बनना चाहते हो ना, तो पहले आपको एक अच्छा बेटा बनना होगा। सिंपल समझ लो। आप कैप्टन बनना चाहते हो ना, तो आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना होगा। आप चाहते हो कि आपकी एक टीम हो, उस टीम के आप अच्छे कैप्टन हो, तो उसके लिए बनना पड़ेगा आपको एक अच्छा प्लेयर, अच्छा टीम प्लेयर। जब आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप कैप्टन बन जाओगे, और आपकी टीम में बहुत सारे टीम प्लेयर्स खड़े हो जाएंगे। तो यदि टीम खड़ी करना चाहते हो, एक्टिव लोग खड़े करना चाहते हो अपनी टीम में, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाइए। तो अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, सर डन, हम अच्छे टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में मी। जो लोग एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं, सर मैं टीम प्लेयर बनने के लिए तैयार हूं। देखिए, आप टीम बनाना चाहते हो, फिलहाल उसको भूल जाइए। फिलहाल तो आप सिर्फ एक चीज, फिलहाल तो सिर्फ एक चीज कर लीजिए, टीम बनानी है तो आप खुद एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाइए, टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यू नीड नॉट टू वरी। आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप एक टीम प्लेयर बन जाइए, आपकी टीम बन जाएगी। तो अब टीम प्लेयर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? टीम प्लेयर बनने के लिए आपको 7 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 7, ओनली 7 काम। टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ये 7 काम करने हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। और मैं एक एक करके ये सारे के सारे काम मैं आपको बताऊंगा, अभी क्लियर करूंगा। लेकिन पहले ये 7 काम क्या होते हैं, और अभी तक भी नहीं हो रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ, जिस दिन से, आई स्वेयर, जिस दिन से आप ये 7 काम करना चालू कर दोगे ना, उसी दिन से आपकी टीम बनना चालू हो जाएगी। 7 काम। पहला काम, चेक विद की अपलाइन।
दूसरा काम काउंसलिंग, तीसरा काम एडिफिकेशन, चौथा काम डुप्लीकेशन, पांचवा काम नो क्रॉस लाइनिंग, छठवां काम टेप्स बुक्स एंड फंक्शंस, ट्रेनिंग्स बुक्स एंड फंक्शंस, एंड सातवां काम कार्डिनल रूल्स। यदि आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो कर लें तो दुनिया की कोई ताकत आपकी टीम बनने से नहीं रोक सकती। ये मैं गारंटी रिटन पेपर के ऊपर स्टैंप में लिख के देने को तैयार हूं। आप मुझसे जो कुछ भी हारने के लिए कहेंगे वो मैं सब कुछ हारने को तैयार हूं, यदि आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो करें और आपकी टीम न बने, आपकी टीम के लोग काम न करें। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं। आप ये 7 काम कर लीजिए, आपकी टीम में एक्टिव लोगों की भरमार हो जाएगी। आपकी टीम में एक से एक बेहतरीन बंदे खड़े हो जाएंगे जो काम कर रहे होंगे। सिर्फ ये 7 काम आपको करने होंगे पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ। बस ये 7 काम। टीम बनाने की चिंता ही नहीं करनी है आपको। कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा चिंता ही नहीं करनी है। आप ईमानदारी से 7 काम कर लीजिए, आपकी टीम काम करने लगेगी। आपके साथ लोग जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वो सारे लोग काम करते जाएंगे, सभी काम करेंगे। बस ये 7 काम कर लीजिए। तो चलो अब आप बोलेंगे सर समझाओ तो सही, ये 7 काम है क्या? आपने तो लिख के दे दिया, अब कुछ बताओ तो सही इनके बारे में। तो चलो, सबसे पहला काम होता है चेक विद की अपलाइन। चेक विद की अपलाइन का मतलब होता है इस बिजनेस में आने के बाद जब भी कोई काम आप पहली बार करो, इस बिजनेस में आप आ गए हैं और अब आने के बाद में आपके माइंड में ना आइडियाज आ रहे हैं, आइडिया आते हैं। देखिए आप सभी समझदार लोग हैं, अपने अपने फील्ड के कामयाब लोग हैं। आप लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। आपका भी विवेक है, बुद्धि है, माइंड है, सब कुछ है आपके पास। तो आपके भी मन में है ना बहुत सारे विचार आते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बस सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि जब भी आपके मन में कोई विचार आए, जब भी आपके मन में कोई आइडिया आए बिजनेस को लेके फर्स्ट टाइम, तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले, उस आइडिया पे काम करने से पहले एक बार आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो की अपलाइन है, उस अपलाइन के साथ में एक बार चेक कर लेना है कि सर मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, मैं ये कर लूं कि ना करूं, कैसा रहेगा। ये एक बार अपलाइन से वो चीज चेक करवा लेनी है जो भी आपके मन में काम करने को आ रहा है। ये किससे चेक करवाना है? की अपलाइन से। की अपलाइन कौन होता है? जो अपलाइन सिस्टम को जानता है और सिस्टम को फॉलो करता है उसको बोलते हैं की अपलाइन। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी ने आपको जोड़ा, कल वो जुड़ा था, आज आप जुड़ गए, अब आप उससे पूछ रहे हो, नहीं, उसको पता ही नहीं होगा, वो तो खुद नया है। आपको किससे पूछना है? उसके ऊपर का अपलाइन, जिसको सिस्टम की नॉलेज है, जो सिस्टम को फॉलो करता है। नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो फॉलोज द सिस्टम। वो सिस्टम को फॉलो भी करता है। ऐसे अपलाइन को पूछना है, सर मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, मैं इसके ऊपर काम कर लूं क्या? अब आपका अपलाइन आपको बोलेगा, बताएगा कि देख भाई, ये आइडिया ना मेरे माइंड में भी आ चुका है, मैं इसके ऊपर काम करके भी देख चुका हूं, मुझे इससे ये फायदा हुआ था या ये नुकसान हुआ था। मुझे फायदा हुआ था तो तू भी कर ले, मुझे नुकसान हुआ था तो तेरा भी नुकसान हो सकता है, कोई फायदा नहीं है। आपका काम बच गया, आपका टाइम बच गया, आपका नुकसान होने से बच गया। तो अपलाइन ने क्या कर दिया? इमीडिएट आपको करेक्ट कर दिया या बोल दिया ठीक है आइडिया बहुत अच्छा है, मैंने भी किया था, मुझे भी रिजल्ट आया था, कैरी ऑन, हो गया काम। ये पहला स्टेप है। तो ऐसे आपको 7 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 7 स्टेप आप फॉलो करने चालू कीजिए, फिर आप देखिएगा आपकी ऑटोमेटिकली टीम बनना चालू हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप है। ये काम कितने लोग कर सकते हैं? जल्दी से लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ये पहला काम कितने लोग करेंगे कि जब भी आपके माइंड में कोई विचार आएगा, कोई आइडिया आएगा बिजनेस को करने को लेकर के, तो आप एक बार अपनी अपलाइन से उसे जरूर चेक करवाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों काउंसलिंग। दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है हिंदी में सलाह लेना और सलाह देना। क्या मतलब होता है? सलाह लेना, सलाह देना, ये काउंसलिंग का मतलब है। हमारे यहां भी यही मतलब है। काउंसलिंग मतलब सलाह लेना, सलाह लेना और सुनना। सुनना। अब काउंसलिंग क्या करना है आपको? हर 10 दिन में ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों की टीम नहीं बन रही है वो जरूर सुन लीजिएगा।
आपकी हर 10 दिन में, कम से कम 10 दिन, 10 में 12 हो जाए चलेगा, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, हर 10 से 15 दिन के अंदर आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग लेनी है। काउंसलिंग लेनी है, सलाह लेनी है, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना है। पिछले 10 12 15 दिन में क्या हुआ, कितना हुआ, क्या टारगेट था, कितना पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब इतना हुआ तो अब अगले 15 दिन में क्या करना है, सर मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे मेरे बिजनेस को और बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए। पिछले 10 15 दिन में मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं उनके साथ हमने क्या किया है, ये सारा का सारा एक बिजनेस डिस्कशन, एक सलाह लेना, ये अपलाइन के साथ होना ही चाहिए। ये 10 से 12 15 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग हो जानी ही चाहिए। काउंसलिंग में बड़ी ताकत होती है, चाहे काउंसलिंग नेगेटिव हो चाहे काउंसलिंग पॉजिटिव हो, दोनों में ही बड़ी ताकत होती है। नेगेटिव काउंसलिंग, नेगेटिव काउंसलिंग चीजों को बर्बाद करती है और पॉजिटिव काउंसलिंग चीजों को आबाद करती है। अब नेगेटिव काउंसलिंग बर्बाद के आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों ने रामायण देखी है? रामायण, रामायण कितने लोगों ने देखी है? रामायण, रामायण में आपको पता है काउंसलिंग हुई थी? रामायण में काउंसलिंग हुई थी किसकी? केकई की। किसने करी थी? मंथरा ने। मंथरा ने केकई की काउंसलिंग की थी, मालूम है आपको? और उस एक काउंसलिंग ने क्या क्या करवाया, सुनो। काउंसलिंग का परिणाम बताता हूं आपको, नेगेटिव काउंसलिंग का परिणाम। मंथरा ने केकई की काउंसलिंग की, केकई ने उस काउंसलिंग पे काम कर दिया। काउंसलिंग होने के बाद में राम को राजा की जगह वन जाना पड़ा, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। अब बताइएगा परिणाम काउंसलिंग का था या नहीं था? उधर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, सीता का हरण हो गया, फिर रावण का वध हो गया। ये सारी चीजों के पीछे क्या थी? मंथरा की काउंसलिंग। यदि उस दिन रात को मंथरा ने केकई की काउंसलिंग नहीं की होती तो न तो वो राम का वनवास मांगती, न राजा दशरथ दुखी होके उस दिन मरते, न वो वन जाते, न सीता किडनैप होती, न रावण को मारना पड़ता। आप सोच के देखिए कुछ भी होता क्या। तो जड़ कहां थी? काउंसलिंग में, राइट ना? अब देखिए ये नेगेटिव काउंसलिंग थी। अब आपको एक और नेगेटिव काउंसलिंग का आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा पॉजिटिव काउंसलिंग की क्या ताकत होती है। एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं महाभारत से। महाभारत में किसने किसकी काउंसलिंग की थी? महाभारत में दो काउंसलर थे, मालूम है आपको? एक नेगेटिव काउंसलर था, एक पॉजिटिव काउंसलर था। नेगेटिव काउंसलर था मामा शकुनी, और किसकी काउंसलिंग करता था वो? भांजे। किसकी? दुर्योधन की, राइट ना? और उसने दुर्योधन की काउंसलिंग कर करके उसने महाभारत करवा दिया। करवाया महाभारत। आपको पता है महाभारत के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? शकुनी का। शकुनी काउंसलिंग करता था दुर्योधन की, नेगेटिव काउंसलिंग करता था। एक सुई के बराबर भी मत देना, कुछ भी मत देना भांजे, सब तेरा है। और लास्ट में फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ एक काउंसलर और थे, भगवान श्री कृष्ण। किसके काउंसलर थे? पांडवों के। अब देखो पॉजिटिव काउंसलिंग की ताकत देखो, ये 5 थे, वो 101 थे, सारे मर गए, इनके 5 के 5 बचे रहे। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव काउंसलिंग एंड गुड काउंसलिंग। ये सभी लोग किसकी बात मानते रहे? पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानते रहे। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? एक पॉजिटिव काउंसलर। आप सोच के देखो, यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते तो क्या पांडव कभी जीत पाते? यदि भगवान श्री कृष्ण एज ए काउंसलर पांडवों के साथ नहीं होते तो पांडव जीत ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी रेगुलरली काउंसलिंग कौन करते थे? भगवान श्री कृष्ण करते थे। और उनकी काउंसलिंग शकुनी करता था, तो शकुनी की काउंसलिंग सुन के वो मरते गए, और ये शकुनी की ये कृष्ण भगवान की काउंसलिंग सुन के ये जीतते गए। तो समझ में आ गया काउंसलिंग कितनी इफेक्टिव होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, काउंसलिंग का बड़ा फर्क पड़ता है।
काउंसलिंग का कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ये ऐसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां काउंसलिंग की वजह से जिंदगी या तो आबाद हो गई या काउंसलिंग की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इसीलिए लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काउंसलर होना और सही काउंसलर होना, सही सलाहकार होना। सलाहकार और सलाह ये दोनों बड़े मायने रखती हैं। तो आपको भी क्या करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जो चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज काउंसलिंग। हर 8 10 से 12 दिन के अंदर आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे। हर 8 से 10 दिन में अपलाइन के साथ बैठ के, 10 से 12 दिन में अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से बता देंगे कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि काउंसलिंग करनी है अपलाइन के साथ बैठ के। बैठना ही बैठना है, अब तक नहीं कर रहे थे तो जाने दो साइड में, लेकिन अब करना है, पक्का करनी है। कुछ भी हो जाए कैलेंडर में नोट कर लो, आप कुछ करो मत करो, लेकिन कम से कम अपलाइन के साथ 10 12 दिन में बैठ के काउंसलिंग जरूर करनी है। और फिर ऐसे ही नहीं है सिर्फ काउंसलिंग सुन के सो जाओ, काउंसलिंग सुन के जो डिस्कशन हो रहा है, जो अपलाइन आपको गाइड कर रहा है, जो बैठ के वहां पे सहमति से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, उसके ऊपर काम करना है। तो ये दूसरा काम आपको ये करना है एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए। क्या, काउंसलिंग। चलो तीसरी चीज, अब काउंसलिंग के बाद में दोस्तों तीसरी चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अब सर ये एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन होता है किसी भी चीज का महत्व बताना, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस बताना, किसी भी चीज की सच्ची तारीफ करना, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। और हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एडिफिकेशन का विशेष महत्व है, इस पॉइंट का विशेष महत्व है। अब देखो आपको क्या करना है, यदि आप एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों का एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन आपको करना चाहिए, एडिफिकेशन आपको आना चाहिए। अब किन किन चीजों का एडिफिकेशन करना है? नंबर एक, अपने काम का एडिफिकेशन करना है। मेरा काम बहुत बढ़िया है, मेरा काम शानदार है, मेरा काम लाजवाब है, हमारी इंडस्ट्री बहुत ही शानदार है। अपने काम की तारीफ करो। अच्छा मुझे एक बात बता दो, ऐसा कोई आदमी है जो अपने काम की तारीफ नहीं करता है बाहर मार्केट में? हर आदमी अपने काम की तारीफ करता है कि नहीं करता है? सीना चौड़ा करके बोलता है कि नहीं बोलता, मेरा काम शानदार है? तो फिर हमें भी अपने काम की तारीफ करनी चाहिए, अपनी कंपनी की तारीफ करनी चाहिए, कंपनी के एडिफाई करना चाहिए। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी बहुत शानदार है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। उसके बाद अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए। मेरे अप्लायंस बहुत अच्छे हैं, मेरे अप्लायंस बहुत बढ़िया हैं, अप्लायंस का एडिफिकेशन करना चाहिए। फिर अपनी टीम का एडिफिकेशन करना चाहिए, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे सभी साथी लोग बहुत अच्छे हैं। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। तो हमें क्या करना है? इंडस्ट्री को एडिफाई करना है, कंपनी को एडिफाई करना है, अप्लायंस को एडिफाई करना है, डाउनलाइंस को एडिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट्स को एडिफाई करना है, प्लान को एडिफाई करना है, तारीफ करनी है। समझ में आ गया? ये है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिफिकेशन। जब भी कभी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए लेके जा रहे हो तो अपलाइन का पहले एडिफिकेशन करना है, अपलाइन के बारे में उसको बताना है, ये सर हैं, ये मैडम हैं, जिनकी वजह से आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके लिए स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके सर से या मैम से टाइम निकलवाया है। यदि आपने इनको ध्यान से सुना तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अपलाइन और डाउनलाइन, सॉरी, अपलाइन और आपका प्रोस्पेक्ट जब सामने बैठे हो तो कभी भी प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन नहीं करना है। किसका एडिफिकेशन नहीं करना है? प्रोस्पेक्ट का नहीं करना है, अपलाइन का करना है। तो प्रोस्पेक्ट अपलाइन को ध्यान से सुनेगा। प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन कब करना है? उसके घर के बाहर, उसके मिलने से पहले। अपलाइन को प्रोस्पेक्ट के बारे में बता सकते हो, सर जिस आदमी से मिलवाने जा रहा हूं ना आपको, कमाल का आदमी है, क्या वकील है साहब, पूरे शहर में चर्चा है उसकी, जज भी कांपने लगता है उसके मारे। तो आज तक कोई केस मैंने तो उसको हारते हुए देखा नहीं है। क्या कमाल का वकील है साहब, अपने साथ आ गया ना मौज आ जाएगी। ये बात किधर बोलनी होती है? प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले, जब आप अपलाइन के साथ अकेले में हो। लेकिन जब वो वकील साहब सामने बैठे हुए हैं
तो अब वो वकील साहब के बारे में कुछ नहीं बोलना है, अब वकील साहब को एक चीज बोलनी है, वकील साहब आज जिस शख्सियत को आज मैं आपके घर लेके आया हूं या जिनसे आज मैं आपको मिलवा रहा हूं, आज मेरे जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया है सर ने या मैडम ने। आज इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बड़ी मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाला है, और आपने यदि सर को ध्यान से सुन लिया या मैम को ध्यान से सुन लिया तो आपकी भी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपको भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। तो हमें एडिफिकेशन करना आना चाहिए। अपनी टीम के लोगों की हर वक्त बैठ के बुराई मत करते रहो, अपलाइन की बैठ के 2400 घंटे बुराई मत करते रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम एडिफिकेशन की वजह पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उसका उल्टा करते हुए। यार ये अपलाइन भी है ना, मतलब पता नहीं है क्या नाटक करती रहती है, डाउनलाइन के साथ बैठ करके अपलाइन की बुराई करते रहते हैं, डाउनलाइन के साथ बैठते हैं और अपलाइन की बुराई करते हैं, इसको बोलते हैं डी एडिफिकेशन। और यदि ये व्यक्ति कोई ये काम करता है तो उसकी कभी टीम खड़ी नहीं हो सकती। न तो कभी किसी डाउनलाइन के साथ बैठ के अपलाइन का डीएडिफिकेशन करना है, न किसी डाउनलाइन के साथ बैठ के डाउनलाइन का डीएडिफिकेशन करना है, और न किसी क्रॉसलाइन के साथ बैठ के उसके अपलाइन का डीएडिफिकेशन करना है। हमेशा एडिफाई करना है, किसी को डी एडिफाई नहीं करना है। समझ में आ गई कहानी? तो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है यदि आप एक अच्छे टीम प्लेयर बनना चाहते हो तो। चल अब चौथा पॉइंट, यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर। यहां तक यदि समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख देंगे चैट बॉक्स में सी क्लियर। ओके 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 ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब आ जाता है डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन क्या चीज है दोस्तों? डुप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं नकल। क्या बोलते हैं? नकल। अच्छा आप मुझे बताओ, स्कूल में नकल करते थे, स्कूल में नकल करते थे, स्कूल में नकल करना अलाउड था क्या? नहीं था, फिर भी नकल करते थे बहुत सारे लोग। सब नहीं करते होंगे इनफैक्ट आप लोगों में से, मैंने भी नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग नकल करते हैं कि नहीं करते स्कूल में। और स्कूल में नकल को रोका जाता है, भाई नकल मत कर, नकल मत कर। लेकिन अब आपको मैं एक बात बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरा का पूरा टिका ही नकल के ऊपर है। ये पूरा बिजनेस नकल के ऊपर टिका हुआ है। यहां क्या करनी है? नकल ही करनी है आपको। यहां आपको नकल करनी है। किसकी नकल करनी है? एक्टिव अपलाइन की नकल करनी है। आपको एक्टिव अपलाइन की नकल करनी है। और यहां पर अब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, पता है क्या? आपको ध्यान इस बात का देना है कि अब आपको सिर्फ वही काम करने हैं जो काम आप अपनी टीम से करवा सकें। जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो वही काम आपको करना है। जो काम आप अपनी टीम से करवाना नहीं चाहते वो काम आपको नहीं करना है। यानी हमें सिर्फ डुप्लीकेबल काम करने होते हैं, हमें वो काम करने हैं जो काम हम टीम से करवाना चाहते हैं। अब आप देख लो आप अपनी टीम से क्या क्या करवाना चाहते हो। आप सिर्फ एक चीज चेक करो, एक चीज एनालाइज करो कि आज जो जो आप कर रहे हो यदि वही वही आपकी टीम करने लगेगी तो क्या टीम बनेगी? हेलो। आज आप जो कर रहे हो टुडे, आज इस ट्रेनिंग से पहले आप जो जो काम कर रहे हो यदि वही काम यदि आपकी टीम करे तो कैसा रहेगा? आप पूरे दिन में एक भी प्लान नहीं दिखा रहे हो, आपके लोग भी यदि पूरे दिन में एक भी प्लान नहीं दिखाएं, आप पूरे दिन में लिस्ट में एक नाम भी ऐड नहीं कर रहे हो, पूरे दिन में आपकी टीम में कोई भी बंदा एक भी नाम ऐड नहीं करे, आप पूरे दिन में एक भी कॉलिंग नहीं कर रहे हो लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आपकी टीम में भी कोई भी बंदा कॉलिंग नहीं करे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और यदि आज आप कॉलिंग कर रहे हो, आज आप लिस्ट में नाम ऐड कर रहे हो, आज आप प्लान दिखा रहे हो, आज आप फॉलो अप कर रहे हो, तो यही चीज आपकी टीम करेगी। और जब आपकी टीम यही काम करेगी तो आप मुझे बताइए आपकी टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यहां पे टीम वही करती है जो आप करते हो, यहां पे आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप कहते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का उसूल है कि यहां पे टीम वही करती है जो आप करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मान जाइए इस बात को। और आप लोग बाहर से मानो मत मानो, लेकिन मैं बहुत सारे लीडर्स को इधर जानता हूं
जो मुझे सुन रहे होंगे इस बात से सहमत होंगे कि सर बात तो सही कह रहे हो, टीम वही कर रही है जो मैं कर रहा हूं। मैं आलसी हूं तो मेरी टीम आलसी है, मैं एक्टिव हूं तो मेरी टीम एक्टिव है। मैं नहीं करता तो मेरी टीम भी नहीं करती है, मैं करता हूं तो मेरी टीम भी करती है। बहुत सारे लोग मेरी बात से 100% वाकिफ होंगे जो इस बात को सुन रहे होंगे कि सर ये नियम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एकदम कठोर, एकदम सॉलिड नियम है कि जो हम करते हैं वही टीम करती है। चाहे हम सात ताले, ताले समझते लॉक्स, चाहे हम सात ताले में बंद होके भी कोई काम करके आएंगे ना, टीम को पता चल जाता है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। क्या बोला मैंने? खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। ऐसे ही दोस्तों, आप कहीं भी जाके काम करके आ जाओ और छिपके काम करके आओ कि किसी डाउनलाइन को पता ना चल जाए, 100% पता चलेगा ही चलेगा। इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग कांच के महल में रहते हैं। कांच का महल, कांच का महल समझते हो? वेयर देयर एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीवन कैन सी एनीथिंग, एवरीथिंग। हम कांच के महल में रहते हैं जहां सब कुछ आर पार दिखाई देता है, और अपलाइन क्या करता है वो डाउनलाइन जान जाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए ना, आप मान लीजिए ऑटोमेटिकली आप कांच के महल में आ गए। अब आप जो भी करोगे टीम को पता चल ही जाएगा। और यदि कोई कहता है नहीं सर पता नहीं चलेगा, तो मुझे बता दो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कुछ किया हो और उसकी टीम को पता ना चला हो। ऐसा एक भी एग्जाम्पल आप मुझे लाके नहीं दे सकते कि सर उसने वो काम चुपके 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 किया था, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा आज तक हो ही नहीं सकता कि किसी अपलाइन ने काम किया और डाउनलाइन को पता नहीं चला। 100% पता चलता ही चलता है। तो इसलिए भैया सावधान हो जाइए। यदि आप सच में टीम से वो करवाना चाहते हो जिससे आपकी टीम बढ़े, तो आप वो खुद करना चालू कर दीजिए जो आपकी टीम करे, क्योंकि जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। तो अब एक लिस्ट बना लो, आप अपनी टीम से क्या क्या चाहते हो कि मेरी टीम क्या क्या करे। मुझे याद है लास्ट टाइम में मैंने एक लिस्ट बनवाई भी थी 30-32 चीजों की, जो हम अपनी टीम से चाहते हैं। मेरी टीम ये करे, मेरी टीम वो करे, मेरी टीम ये करे, मेरे लोग ये करे, मेरे लोग वो करे। तो भैया सिर्फ एक ही काम करना चालू कर दो, अब सबसे पहले वो काम आप करना चालू करें, टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। चलो ये था चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, नो कॉस्ट लाइनिंग। पांचवा पॉइंट क्या है? नो कॉस्ट लाइनिंग। एक्चुअली शायद पहले आ गया है, पांचवा पॉइंट है नो कॉस्ट लाइनिंग। नो कॉस्ट लाइनिंग मतलब कॉस्ट लाइनिंग नहीं करनी है। अब ये सवाल उठता है कॉस्ट लाइनिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट लाइनिंग से पहले ये समझो कॉस्ट लाइन क्या होती है। हु इज ए कॉस्ट लाइन? जो आपका अपलाइन नहीं होता और जो आपका डाउनलाइन नहीं होता वो आपका कॉस्ट लाइन होता है। क्या चीज? जो आपका अपलाइन नहीं होता है और जो आपका डाउनलाइन नहीं होता है वो आपका कॉस्ट लाइन होता है। समझ में आ गया? यानी आपके बिजनेस में एक तो अपलाइन होगा, एक डाउनलाइन होगा, एक ऊपर की लाइन होगी, एक नीचे की लाइन होगी। इसके अलावा भी तो कुछ लोग होंगे। जैसे जूम हॉल में भी देखेंगे, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे काफी सारे लोग, कोई अपलाइन है कोई डाउनलाइन है, लेकिन बाजू में जो दूसरा बैठा हुआ है वो कौन है? वो क्रॉस लाइन है। अब क्रॉस लाइन के साथ क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। क्रॉस लाइन इज नॉट डेंजरस, क्रॉस लाइनिंग इज डेंजरस। क्रॉस लाइन कभी खराब नहीं होता, क्रॉस लाइनिंग खराब होती है। ये लाइनिंग क्या होती है, क्रॉस लाइनिंग क्या होती है? आप समझो क्रॉस लाइनिंग क्या होती है। मैं आपको इसमें कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं क्रॉस लाइनिंग क्या होती है। क्रॉस लाइन के साथ बैठ के नेगेटिव बातें करना, इसे क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं। क्रॉस लाइन के साथ बैठ के उसकी अपलाइन की उसकी डाउनलाइन की बुराई करना, इसे क्रॉस लाइनिंग कहते हैं। क्रॉस लाइन को प्रलोभन देकर के अपने बिजनेस में उसे खींचना, उसे अपने साथ लाने की कोशिश करना, इसे क्रॉस लाइनिंग कहते हैं। क्रॉस लाइन को नेगेटिव करना, इसको क्रॉस लाइनिंग कहते हैं। क्रॉस लाइन को नुकसान पहुंचाना, इसे क्रॉस लाइनिंग कहते हैं। और हमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी।
यदि हम एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो नेवर डू क्रॉस लाइनिंग। अब क्रॉस लाइनिंग में मैंने आपको बता दिया, क्रॉस लाइन को नेगेटिव करना, उसके अपलाइन की डाउनलाइन की बुराई करना, उसको अपने साथ खींचने की कोशिश करना, क्रॉस लाइन के साथ बैठ के अपने अपलाइन और अपनी डाउनलाइन की बुराई करना, ये सब क्रॉस लाइनिंग है। और हमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है यदि हम एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो। समझ में आ गया? तो ये होता है नो क्रॉस लाइनिंग। अब इसके बाद में अब बात आ रही थी ये टिप्स बुक्स एंड फंक्शंस, ट्रेनिंग्स बुक्स एंड फंक्शंस। किसकी? ट्रेनिंग्स बुक्स एंड फंक्शंस। छठवां पॉइंट क्या है? ट्रेनिंग्स बुक्स एंड फंक्शंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी कंपनी की, आपकी टीम की, वो ट्रेनिंग्स अटेंड करनी, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। कोई भी टीम हो, कोई भी ट्रेनिंग हो रही है टीम की, उस ट्रेनिंग में आपको जाना है। क्या करना है? आपको जाना है। कुछ भी हो जाए आपको जाना है तो जाना है। ये बिजनेस पूरा ट्रेनिंग्स का बिजनेस है। और देखिए एक चीज सोचिए, आपके मन में कई बार एक चीज लग सकती है, यार मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो सब जानता हूं, क्या सिखाएंगे वही बताएंगे ना, मैं तो सब जानता हूं, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं। आपको क्या लग सकता है मालूम है? मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं सर, मुझे ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है? सर मैं तो मोटिवेट रहता हूं ना सर, सर मुझे तो नॉलेज है ना जो आप सिखाओगे, सर सब मालूम है मुझे तो। भाई साहब, आपको मालूम है ना, आपकी टीम को मालूम नहीं है। आपको मालूम है ना, आपकी टीम तभी जाएगी जब आप जाओगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यदि आप नहीं जाओगे आपकी टीम नहीं जाएगी। चलो ठीक है, आप हमेशा मोटिवेट रहते हो, आपको सारी नॉलेज है। वैसे आज तक सारी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, तो आपको कहां से आई? मुझे तो छोड़ो, जिन्होंने 100 100 करोड़ रुपए कमा लिए इस इंडस्ट्री से, वो बोलते हैं अभी तो हम भी बच्चे हैं। तो आप कहां से एक पूरे ज्ञानी हो गए? 100 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा बोल रहा है कि अभी तो मैं खुद बच्चा हूं इस बिजनेस में, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और आप ये बोल रहे हो जी मुझे तो सब कुछ आ गया। तो भाई ऐसे व्यक्ति के तो मैं चरण ही छूना चाहूंगा, जो ये बोलता है जी मैं तो सब कुछ जान गया, मुझे अब ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जो सब जान गया ना वो परमात्मा बन गया। और यदि आप सब जान गए तो फिर तो आप परमात्मा बन गए। तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कभी भी ट्रेनिंग से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम का जुड़ा हुआ हर बंदा काम करे, तो एक कसम खा लीजिए आज, एक तरफ होगी फैमिली में किसी की शादी और दूसरी तरफ होगी ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा। एक तरफ होगा घर का कितना भी इंपॉर्टेंट काम और दूसरी तरफ होगी ट्रेनिंग, में ट्रेनिंग में जाऊंगा। मैं उसको मैनेज करूंगा, कैसे मैनेज करना है, शादी में किसको भेजना है, घर के उस काम को किससे करवाना, आई विल मैनेज दैट। लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी ट्रेनिंग। मैं आपको मेरा पर्सनल बताता हूँ, मेरे साले की शादी थी, सुनिएगा ध्यान से अभी, मेरे साले की शादी थी। और एक कहावत है, आपको मालूम है, पता है क्या? हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। मालूम है आपको? हमारे यहाँ पे कहावत साले को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे यहाँ पे। अब आप सुन के देखो, मेरे साले की शादी थी, उसी दिन की लखनऊ में ट्रेनिंग थी। और यहाँ पे कुछ गवाह हो सकते हैं मेरे वो लीडर्स जो मेरे साथ लखनऊ गए थे, और हम लखनऊ ट्रेनिंग में गए थे, हम साले की शादी में नहीं गए थे। आप सोच रहे होंगे सर हमारी तो बीवी हमारा मर्डर कर देती यदि हम ऐसा कर देते तो, सोच रहे होंगे आप लोग। लेकिन अपना बीवी के ऊपर भी इतना कब्जा है कि जब बीवी को बोल दिया तुम जाओ, बीवी को छोड़ के आ गया था मायके, तुम मौज कर शादी कर, मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूं। क्यों? मेरे लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, संभालो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे लिए ट्रेनिंग इज ऑन प्रायोरिटी। तो दोस्तों मैं ट्रेनिंग में गया था, और आज भी यदि कहीं पे ट्रेनिंग होगी और दूसरी तरफ शादी होगी, आई विल गो टू, आई विल गो फॉर ट्रेनिंग। ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सर पैसा नहीं है मैं कैसे जाऊं, सर मैं ट्रेनिंग में कैसे जाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। कोई बहाना आना ही नहीं चाहिए। पैसा नहीं है, मुझे मालूम है नहीं है ना पैसा, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं होता था पैसा ट्रेनिंग के लिए।
किसी के पास नहीं होता ट्रेनिंग के लिए पैसा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके पास ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है तो भी ट्रेनिंग में जाना है, क्यों? अच्छा चलो ठीक है, ट्रेनिंग में पैसा नहीं है ओम प्रकाश जी, मैंने बात मान ली, ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, न जाके पैसा कहां से आ जाएगा? न जाके पैसे की व्यवस्था हो जाएगी? न जाके पैसा आ जाएगा लाइफ में? पैसा कब आएगा? पैसा जब आएगा जब ट्रेनिंग में जाओगे, नई चीजें सीखोगे, नई चीजें सीख के फिर काम करोगे, तभी तो पैसा आएगा। आज आपके पास पैसा नहीं हो, फिर ट्रेनिंग में जा भी नहीं रहे हो, तो पैसा आएगा कैसे? तो ये बहाना बना करके बैठे रहना, सर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं बड़ा कंगाल हो गया हूं, मैं बड़ा मर रहा हूं आजकल। अब तुम मरो, तुम जियो, तुम कुछ भी करो, लेकिन आपको ट्रेनिंग में जाना है। आपके पास पैसा नहीं है, मुझे पता है, मेरे अपलाइन ने एक फंडा सिखा दिया था, कसम से बोल रहा हूं, बाय गॉड। सुबह सुबह, सुबह का वक्त था, मैं बिल्कुल वैसे भी झूठ नहीं बोलता, सुबह तो कतई नहीं बोल सकता। मुझे मेरे अपलाइन ने एक फंडा सिखा दिया था जब मैं बिजनेस में आया था, पता है क्या? OPM। मुकेश जी, OPM। और ये अपलाइन ने भी सिखाया था, फिर मैंने एक बुक में भी पढ़ा। OPM का मतलब होता है अदर पीपुल्स मनी, दूसरे लोगों का पैसा। लेकिन दूसरे लोगों का पैसा ये नहीं बोला कि डाउनलाइन का पैसा। अदर पीपुल्स मनी का मतलब होता है समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है। यदि आपके पास आज पैसा नहीं है और आपको ट्रेनिंग में जाना है, भैया उधार ले लो, उधार ले लो, मांग लो। अच्छा एक बात बताओ आपको, नहीं 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 सर हम उधार नहीं ले सकते। अच्छा, आप उधार नहीं ले सकते? आप ही अंबानी की औलाद हो रहे हो, आप नहीं ले सकते उधार? अंबानी ले सकता है बैंक से उधार, टाटा ले सकता है उधार, मित्तल ले सकता है उधार, अदानी ले सकता है उधार। तुम नहीं ले सकते उधार, क्यों? तुम्हारे पास उनसे भी ज्यादा पैसा है। सर आप तो सुबह सुबह क्या उधार लेना सिखा रहे हो? नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग में जाने का रास्ता दिखा रहा हूं। ट्रेनिंग में न जाने के बहाने से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं क्या करता था, मैंने सिंपल जब पढ़ी ये बात तो मैंने कहा यार हो गया काम। मेरे पास पैसा नहीं होता था, अपलाइन बोलती थी ट्रेनिंग में चलना है, तो फिर मैं बोलता था अच्छा किससे पैसे मिल सकते हैं? अच्छा, उससे दोस्त से मिल जाएंगे, अच्छा उस रिश्तेदार से मिल जाएंगे। तो फिर मैं क्या करता उस रिश्तेदार को बोलता था यार 5,000 रुपये देना, जरूरत पड़ी है, आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,000 दे, 5,000 दे। जब मेरे पास नहीं होते थे तब के लिए बता रहा हूँ। और फिर मैं क्या करता था, ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था, ट्रेनिंग करके आया और वापस आने के बाद सबसे पहला मेरा काम पता है क्या होता था? सबसे पहला काम होता था काम करके पैसा कमा के उसका वापस करना है जिससे लेके गया था। लेकिन कभी ये बहाना नहीं मारा कि सर पैसा नहीं है। और आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी पैसे की वजह से ट्रेनिंग में जाने से नहीं रुका। इसीलिए दोस्तों आज आपके साथ हूं। यदि मैं भी ये रोते रहता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहां से लाऊं, कहां से दूं, तो आज फिर मैं भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता, मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ होता कहीं पे। समझ पा रहे हो? आज मेरी भी टीम खड़ी नहीं होती, आज मेरे साथ भी इतने सारे लीडर्स नहीं होते, यदि मैं भी रोते ही रहता कि पैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी रोना ढोना चालू नहीं किया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैनेज किया। सिंपल एक चीज सोच लो, जो व्यक्ति बोलता है ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उससे एक ही चीज बोलता हूं, अभी तेरा एक्सीडेंट हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सुबह सुबह न बोलो ऐसा। मैं बोलता हूं उसके साथ ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, आप मुझे बताइए क्या करेगा वो? डॉक्टर को जाके बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ऐसा बोलेगा क्या? इमरजेंसी आ गई, पैसा नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, फिर कहां से आ जाएगा पैसा? अभी ट्रेनिंग के लिए तो पैसा नहीं था, डॉक्टर को देने के लिए कहां से पैसा आ गया? रिश्तेदार है वो आपका, रिश्तेदार को देने के लिए पैसा आ जाता है, हॉस्पिटल में देने के लिए पैसा आ जाता है, अपनी जिंदगी अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए पैसा नहीं आता। यार कमाल की बात है। तो ये बहानेबाजी नहीं मारनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। पैसा नहीं है तो अरेंज करो, टाइम नहीं है तो अरेंज करो, लेकिन ट्रेनिंग में जरूर जाना है। चाहे फिर वो RTP हो, चाहे फिर वो LDP हो, चाहे फिर वो 1 डे ट्रेनिंग हो, चाहे वो सिस्टम, कोई भी ट्रेनिंग हो, यू शुड अटेंड। क्लियर हो गया? इसके बाद में आ जाती हैं बुक्स। अच्छी किताबें पढ़िए, रोज पढ़िए, किताबें पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि किताबें पढ़ने से नॉलेज मिलती है, किताबें पढ़ने से एग्जाम्पल मिलते हैं, किताबें पढ़ने से स्टोरीज मिलती हैं, किताबें पढ़ने से शब्द मिलते हैं, किताबें पढ़ने से डायरेक्शन मिलती है, किताबें पढ़ने से दूसरे के अनुभव से फायदा मिलता है। इतने सारे फायदे होते हैं किताबें पढ़ने से। तो अच्छी किताबें पढ़िए, पॉजिटिव बुक्स। और फंक्शंस, यानी जो अपनी कंपनी के, जो अपनी टीम के जो फंक्शंस होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करना है।
तो ये हो गया हमारा छठवां पॉइंट, ट्रेनिंग्स, बुक्स एंड फंक्शंस। आप ये करना चालू कीजिए। अच्छा सोच के देखो, आज मैं मेरे दोस्त, मैं बता रहा था साले की शादी के बारे में, लखनऊ के बारे में। तो अभी मेरी डाउनलाइन का बंदा कोई ये बोल सकता है क्या, सर मैं क्या करूं सर, शादी है, शादी में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में नहीं जा सकता। उसे 4 बार सोचना पड़ेगा। भाई साहब सर तो ट्रेनिंग में गए थे, शादी में तो नहीं गए थे, तो फिर मुझे भी कहाँ जाना चाहिए, ट्रेनिंग में ही जाना चाहिए। लेकिन मैं भी बोल देता सर मैं तो शादी में गया था, तो आप बोलते जब सर शादी में गए तो हम भी शादी में जाएंगे। यू नेवर क्रिएट एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर ही नहीं सकते जब तक जो काम आपने नहीं किया है। आप एग्जाम्पल तभी क्रिएट कर सकते हो जब कोई काम आपने किया है। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद सातवां पॉइंट, कार्डिनल रूल्स। सातवां पॉइंट क्या है, कार्डिनल रूल्स। अब ये कार्डिनल रूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग ये कार्डिनल रूल्स को समझते हैं, कार्डिनल रूल्स के ऊपर काम करते हैं, वो 100% इस बिजनेस में सफल होते हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है ना, सब करनी है। मैंने आपको बोला ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो। अभी जो सातवां पॉइंट है ना, इसमें मना किया जा रहा है ये मत करो। सातवें पॉइंट में मना किया जा रहा है ये 3 काम मत करो। ये 3 काम नहीं करने। नंबर 1, किसी के ईगो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अहम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ईगो, हर एक इंसान का अपना अहम है, अपना ईगो है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब किसी के ईगो को चोट नहीं पहुंचानी, किसी के अहम को चोट नहीं पहुंचानी, मतलब हिंदी में बोलूं यार, किसी की इंसल्ट नहीं करनी। समझ में आ गया। जब आप किसी की इंसल्ट करते हो तो उसका ईगो हर्ट होता है, और जब वो ईगो हर्ट होता है तो वो आपसे कटना चालू हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं करनी। स्पाउस कौन, जीवन साथी। अब आपके साथ बिजनेस में मेल फीमेल सब रहते हैं, तो मेल फीमेल जब सब रहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ बिजनेस तक फोकस करना है। बिजनेस के आगे सब स्टॉप। सब क्या होता है, और कुछ लोगों के मन में गुलगुली हो रही है, सर सब क्या होता है। सब बहुत सारी चीजें होती हैं, अफेयरबाजी होती है। मैंने लोगों को देखा हुआ इस बिजनेस में आने के बाद में बिजनेस छोड़ के अफेयर्स में लग जाते हैं। आशिकी चल रही है, वाह, तेरे बिना भी क्या जीना। तो समझ में आ रही है, इससे दूर रहना है। इस बिजनेस में आने के बाद में किसी के स्पाउस के साथ, मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखना है, फालतू किसी बात से कोई लेना देना नहीं रखना है। किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मतलब कैरेक्टर स्ट्रांग रखना है। चाहे कोई कितना भी सामने से आपको ऑफर करे, साफ मना कर दीजिए, वी आर देयर टू रन आवर बिजनेस, नॉट फॉर ऑल दीज पर्पसेस। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम आशिकी करने के लिए, ये फालतू की चीजों के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जाओ और बाहर कर लो, लेकिन बिजनेस में अलाउड नहीं। तीसरी चीज, किसी के पैसे के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। किसी के पैसे के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने कई सारे लोगों को बिल्कुल इस चीज के चक्कर में ना बर्बाद होते हुए देखा है। लिटरली आई हैव सीन सो मेनी पीपल खत्म हो गए। कई कई बार लोगों को मैंने खत्म होते हुए देखा इस पैसे के चक्कर में। टीम का पैसा घुमाया, टीम का पैसा यूज किया, टीम का प्रोडक्ट यूज किया, बिजनेस खत्म। टीम में कुछ काम करने वाले लोग तैयार हुए, उनका पैसा घुमाना चालू किया, उनका पैसा यूज करना चालू किया, उनका प्रोडक्ट यूज करना चालू किया, बिजनेस खत्म, जीरो। ये जहर है, जहर। साइनाइड का नाम सुना है आपने, साइनाइड, कितने लोगों ने सुना है साइनाइड। साइनाइड एक जहर है दीपक जी। मैंने सुना है साइनाइड के बारे में कि आज तक कोई बंदा साइनाइड का टेस्ट नहीं बता पाया। साइनाइड बोलते जीभ पे रखते इंसान मर जाता है। अब मैंने यूज तो नहीं किया है, नहीं तो मैं यहाँ होता ही नहीं आपके सामने, लेकिन सुना है मैंने कि साइनाइड का आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया। मैं आपको बोलता हूं दूसरा साइनाइड है किसी के पैसे और प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी करना। यदि कोई व्यक्ति किसी के पैसे और प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी करे और वो व्यक्ति इस बिजनेस में जिंदा रह जाए, भाई साहब कह ही नहीं सकता। गारंटी दे रहा हूं आपको, इट इज सेकंड साइनाइड इन द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री का साइनाइड है। लोगों का पैसा और प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका कत्ल कर दिया आपने, मर्डर कर दिया, मर्डर।
उस टीम का मर्डर कर दिया, उस इंसान का मर्डर कर दिया जिसका आपने प्रोडक्ट और पैसा घुमा दिया। जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के लिए पैसा लेके आए, वो ज्वाइनिंग पे न डाल के यूज कर लिया, उसकी आईडी पे आज तक पैसा डला नहीं है। आपने उसकी भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या। उसका जन्म लेने से पहले उसका गला घोट दिया, गला घोट दिया, जन्म लेने से पहले ही गला घोट दिया, भ्रूण में ही हत्या कर दी उसकी। वो डायमंड बनता, वो एनटीसी बनता, वो क्या बनता, कितना बड़ा लीडर बनता, आपने उसको पहले दिन खत्म कर दिया, उसका फेथ पहले दिन खत्म हो गया आपके ऊपर से। अब पता है होती कैसी है, नौटंकी कैसी होती है। एक व्यक्ति का प्रोडक्ट पैसा आया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं डाली, पैसा यूज कर लिया। अब जब इसकी ज्वाइनिंग नहीं डाली है तो इसको सामान तो देना पड़ेगा ना। अब इसको सामान कहां से देंगे, अब सुनो, अब इसको सामान कहां से देंगे, अब इसको सामान देंगे किसी और का उठा के। अब देखो इसका तो पैसा गया, इसका तो पैसा यूज कर लिया, अब दूसरे व्यक्ति का यूज करेंगे सामान, क्यों, इसको सामान देना है और इसको सामान देके ये दिखाना है कि देख तेरा काम चालू हो गया है। अब इसको सामान देने के लिए किसी का सामान उठा के लेके आ गए, झूठ बोल के लेके आ गए, चुरा के लेके आ गए, या उसकी आईडी से निकाल के लेके आ गए। अब उसका सामान लेके आ गए, उसका सामान उठा के इसको दे दिया। अब इसको सामान दे दिया तो इसको तो ये दिखाना चाह रहे कि देख तेरा काम चालू हो गया, लेकिन इसका काम लिटरली चालू हुआ नहीं है अभी। अब इसको भी पता तो चल जाएगा, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। इसको पता चल जाएगा इसका पैसा यूज हुआ है। जिस दिन इसको नॉलेज आएगी इसकी आईडी रेड पड़ी हुई है, उस दिन इसको समझ में आ जाएगी कहानी, और उस दिन इसका फेथ खत्म। अच्छा मेरा पैसा आज तक आईडी पे पड़ा ही नहीं, हाँ बाबा आईडी पे पड़ा ही नहीं, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, फेथ खत्म। अब सुनो, जिससे प्रोडक्ट लेके आया था, अब उसके प्रोडक्ट वापस नहीं कर रहा है। अब उसके प्रोडक्ट वापस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं। अब वो प्रोडक्ट मांग रहा है, भाई साहब प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, या बहन जी प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं। अब क्या हो रहा है, उधर वो नेगेटिव हो गया, तो इधर ये नेगेटिव हो गया, उधर वो नेगेटिव हो गया। अब तुम बजाओ लेके बाबा जी का घंटा, वहां पे खड़े रहो, घंटा बजाते रहो तुम खड़े होकर के। समझ में आ गई कहानी। दिस इज सेकंड साइनाइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। खत्म, उधर वो खत्म, इधर ये खत्म, इधर ये खत्म। तो जो लोग टीम का पैसा और प्रोडक्ट घुमाते हैं, बिजनेस को अपने हाथों से खत्म करते हैं, काटते हैं, अपने हाथों से बिजनेस को काटते हैं। इसलिए आप लोगों से, सभी लोगों से विनम्र विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी लोग इस वीडियो को सुने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के पर्सनली विनती कर रहा हूं, किसी का पैसा और किसी का प्रोडक्ट गलती से भी घुमाना मत। चाहे भूखे मर जाना, चाहे कुछ भी कर जाना, चाहे दुनिया में कहीं से भी कर्जा लेके आ जाना, लेकिन टीम का पैसा और टीम का प्रोडक्ट मत घुमाना। नहीं तो जिंदगी में कभी आपकी टीम बन नहीं पाएगी, आपके लोग कभी टीम में काम कर नहीं पाएंगे। और फिर आप यही बोलोगे साहब कुछ होता नहीं है, हमारी तो टीम खड़ी होती नहीं है, हमारा तो बिजनेस खड़ा होता नहीं। तो दोस्तों ये तीन काम, कार्डिनल रूल्स जो मैंने आपको बताया, किसी के ईगो के साथ, किसी के स्पाउस के साथ, किसी के पैसे के साथ छेड़खानी करनी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे वो 7 काम, जिन 7 कामों को यदि आपने किया, अब आप मुझसे, आप स्टैंप लेके आ जाओ, मुझे भेज देना, मैं साइन करके देने को तैयार हूं। आपकी टीम बनने से कोई रोक नहीं सकता, और आपकी टीम को काम करने से कोई रोक नहीं सकता, यदि आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये था आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आपकी टीम के जुड़े हुए लोग काम कब करेंगे। यदि आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो कर, आप 7 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, डू नॉट वरी अबाउट द टीम, टीम विल वर्क इटसेल्फ, अपने आप काम करेगी, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा किसी को। और आप ये सातों काम मत करिए, आप, मैं बोलता हूं कुछ भी कर लीजिए, आप टीम से काम करवा नहीं सकते। आप ये 7 काम करिए, टीम अपने आप काम करेगी, टीम बनेगी, टीम काम करेगी। और आप ये 7 काम मत करिए, कभी टीम काम नहीं करेगी। नाउ चॉइस इज योर्स, टू फॉलो दी 7 प्रिंसिपल्स और नॉट टू फॉलो दी 7 स्टेप्स। चॉइस आपकी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि यदि टीम से काम करवाना है तो हमें क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लगा, और यदि अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो गंद मची पड़ी है इंडस्ट्री में, जो लोग गलती करते हैं उससे बच सके, उनकी टीम काम कर सके, वो लोग इस बिजनेस में बेहद सफल हो सके।
मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।